गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल टॉपिक जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत है और वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल या आर्तव चक्र का। आर्तव चक्र को हम ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं, मासिक चक्र भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आर्तव चक्र है ये पूरा रिलेट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। पिछले क्लासेस में हमने पूरा देखा था ओवरी का स्ट्रक्चर, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर, जिसमें आपने यूट्रस या गर्भाशय की रचना देखी थी जिसमें एंडोमेट्रियम वॉल होता है। ओवरी की टीएस हमने देखा था और ओवरी के अंदर पूरे डेवलपमेंट की प्रक्रिया देखी थी हमने कि किस प्रकार से प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी और टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बनता है और ग्राफियन फॉलिकल से फिर ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। तो वो जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है और ये सारी चीजों को हम रिलेट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से, आर्तव चक्र के साथ में हम रिलेट करेंगे और पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे कि इस आर्तव चक्र में किस प्रकार की घटनाएं होती हैं। आर्तव चक्र जो है वो फीमेल में प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी जिसे हम हिंदी में यौनारंभ कहते हैं, जो कि फीमेल में 13 से 15 इयर्स 13 से 15 साल की उम्र पर शुरू होता है प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत होती है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो 28 या 29 डेज का होता है, 28 से 29 दिनों का होता है और यह दोहराया जाता है, ठीक है। यह हर माह एक बार होने के बाद दूसरी बार दोहराया जाता है, तो इसीलिए इसे हम एक साइकिल के रूप में देखेंगे, चक्र के रूप में देखेंगे और इसीलिए हम इसे आर्तव चक्र कहते हैं। और ये जो 28 और 29 डेज का जो आर्तव चक्र है उसमें 3 से 5 दिनों तक आर्तव प्रावस्था आती है। ये 3 से 5 दिनों का होता है और ये पूरा चक्र 28 से 29 डेज का होता है जो फिर से रिपीट होता है, ठीक है। तो इस आर्तव चक्र जो प्यूबर्टी में शुरू होता है और जब ये पहली बार शुरुआत होती है, जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत होती है तब हम उसे मोनार्की कहते हैं, या हिंदी में हम इसे कहते हैं रजो दर्शन, मोनार्की। ये प्यूबर्टी से शुरुआत होती है, शुरुआत की अवस्था को हम मोनार्की कहते हैं और ये एक फीमेल के 45 से 50 वर्ष की उम्र तक हर मंथ दोहराया जाता है और जब ये 45 से 50 वर्ष की उम्र पर जा करके जब ये चक्र खत्म हो जाता है उस स्थिति को हम कहते हैं मेनोपॉज, रजो निवृत्ति। तो जब आर्तव चक्र की शुरुआत होती है उसे हम रजो दर्शन और जब खत्म होता है 45 से 50 वर्ष की उम्र में हम उसे कहते हैं रजो निवृत्ति या मेनोपॉज। तो इस प्रकार ये पूरे आर्तव चक्र में हम प्रक्रियाओं का अब हम देखेंगे। पहले हम थ्योरेटिकली देखेंगे कि किस प्रकार से हम आर्तव चक्र को थ्योरी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके बाद हम एक आरेखीय निरूपण के द्वारा पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अब हम देखते हैं इसमें कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। आर्तव चक्र को हम 3 प्रावस्था में बांट सकते हैं। आर्तव चक्र में 3 प्रावस्थाएं होती हैं। पहला होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसे हम कहते हैं आर्तव प्रावस्था। दूसरा जो फेज होता है फॉलिक्यूलर फेज,
प्रावस्था और जो थर्ड फेस है वो है ल्यूटियन फेस, जिसे हम कहते हैं पीत प्रावस्था। इन तीनों प्रावस्था के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरे आर्तव चक्र की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। सबसे पहले जो आर्तव प्रावस्था है, ये आर्तव प्रावस्था में होता क्या है, यहाँ पर यूट्रस जो गर्भाशय है उसकी एंडोमेट्रियम वॉल यूट्रस की विखंडित होकर टूटती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त की वाहिनियां होती हैं, वो टूटने लगती हैं और उसके साथ साथ ये वॉल भी विखंडित होकर टूटने लगता है और इस प्रकार ये टूटकर एक तरल रक्त के रूप में वेजाइना से बाहर निकलता है। इसे हम आर्तव प्रावस्था कहते हैं। ये 3 से 5 दिनों तक चलता है। आर्तव प्रावस्था 3 to 5 डेज तक चलता है। इसके बारे में आपको इतना बताना है कि आर्तव प्रावस्था में ब्लीडिंग होगा, तरल रक्त निकलेगा और वो एक्चुअल में है क्या, एंडोमेट्रियम वॉल, जो कि रक्त वाहिनियों के टूटने से विखंडित होकर वेजाइना के थ्रू निकलता है। तो आर्तव प्रावस्था में ये चीजें होती हैं। फिर आती है पुटक प्रावस्था, फॉलिकुलर फेस। इसके बारे में हमने पिछले क्लासेस में आप थोड़ा सा याद करेंगे। देखिए बच्चों, आप जब तक इसका बेसिक पिछला स्ट्रक्चरल पूरा डायग्राम्स आपको यदि पता नहीं रहेगा तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हम ओवरी के अंदर जो डेवलपमेंट स्टेज हमने पढ़ा था कि किस प्रकार ओवम बनता है, अगर वो हमें मालूम रहेगा तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमने पुटक प्रावस्था में फिर से हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। हमने देखा था प्राइमरी फॉलिकल बना था, प्राइमरी फॉलिकल जो कि ऊगोनिया से बना था, और प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी टर्शियर फॉलिकल होते हुए क्या बना था, ग्रेफियन फॉलिकल बना था। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा हार्मोन्स की भी बात करेंगे, जो कि मैंने पिछले क्लासेस में इसीलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी थोड़ा बता दिया था ताकि ये सब चीजें हमें समझने में आसानी हो। यहाँ पर हार्मोन्स जो हैं वो उसके बारे में मैं डिटेल भी बताऊंगी, लेकिन आप थ्योरेटिकली प्रावस्था के बीच में कौन कौन सा हार्मोन रखेंगे वो समझ लीजिए। फॉलिकुलर फेस में जब प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल की वृद्धि होती है, उस दौरान जो FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि अग्रप्यूज ग्रंथि से स्रावित होता है, वह इसके निर्माण को प्रेरित करता है। इसी के द्वारा पूरे फॉलिकल्स प्राइमरी से लेकर ग्रेफियन तक पूरे फॉलिकल्स का निर्माण का नियंत्रण FSH करता है। अब ग्रेफियन फॉलिकल बनने के बाद हमने देखा था ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है मतलब ग्रेफियन फॉलिकल से कौन बाहर निकलता है, सेकेंडरी oocyte, या हम यहाँ पर इसे अभी ओवम कह सकते हैं। सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, जिसे हम अंडोत्सर्ग की क्रिया कहते हैं, और बाहर निकलने के समय जो हार्मोन इसे नियंत्रित करता है वह है LH, और यह भी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित हो रहा है। ये दोनों ग्लैंड्स, FSH फॉलिकल निर्माण को नियंत्रित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, और LH ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम को बाहर निकलने में मदद करता है, यही प्रेरित करता है ओव्यूलेशन को। तो ये दोनों हार्मोन्स को आप ध्यान में रखेंगे। ये पूरे फॉलिकुलर फेज की घटना है। ग्रेफियन फॉलिकल से जब oocyte बाहर निकल गया, यानी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो जाती है, तब ये ग्रेफियन फॉलिकल चेंज हो जाता है
कार्पस ल्यूटियम में कार्पस ल्यूटियम बना लेता है और ये कार्पस ल्यूटियम फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हार्मोन है वो स्रावित करता है और वह है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन यहां पर एक और हार्मोन है जो स्रावित होगा और वो स्रावित होगा इस ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा और वह हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये स्रावित करेगा एस्ट्रोजन। तो आप यहाँ पर 4 हार्मोन्स देख रहे हैं जो कि फॉलिकुलर फेज में आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। यहाँ एफएसएच क्या करता है? फॉलिकल निर्माण को नियंत्रित कर रहा है प्राइमरी से ग्राफियन फॉलिकल के बनाने में। जब और इस फॉलिकल से कौन सा हार्मोन उस सीक्रेट हो रहा है, स्रावित हो रहा है? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन क्या काम करता है? ये एस्ट्रोजन फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को प्रेरित करता है और साथ में यूट्रस की, आगे हम देखेंगे, साथ में एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन भी रखने में हेल्प करता है। फिर कार्पस ल्यूटियम, ग्राफियन से कार्पस ल्यूटियम बन गया। ये कार्पस ल्यूटियम स्रावित करेगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये मुख्य काम है इसका यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल को, गर्भाशय की दीवार को मरम्मत का काम करता है, उसको एक मेंटेनेंस लेवल पर बनाए रखता है, उसे विखंडित होने नहीं देता है। और दूसरा काम ये करता है कि ये फॉलिकल फिर से ना बनने लगे उसको नियंत्रित रखता है, फॉलिकल निर्माण को रोक के रखता है। तो इस और ये एलएच क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार ये 4 हार्मोन्स आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित हो रहे हैं और ये दोनों हार्मोन ओवरी के अंदर स्रावित हो रहे हैं। ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के अंदर है जो कि एस्ट्रोजन स्रावित करता है, कार्पस ल्यूटियम भी ओवरी के अंदर है जो कि प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। तो इस प्रकार फॉलिकुलर फेज में इतनी घटनाएं होती हैं। अब हम आते हैं ल्यूटियल फेज पर। ल्यूटियल फेज में ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये जो प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है ये पूरा मेंटेन करेगा किसको? एंडोमेट्रियम वॉल को, गर्भाशय की दीवार को ये मेंटेन, उसके थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम जब तक रहेगा ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करेगा और बाद में फिर धीरे धीरे ये कार्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगता है, डिजेनरेट होने लगता है। और जब कार्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगेगा तो जाहिर सी बात है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी क्या होगा? स्रावित होना बंद हो जाएगा। और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होना बंद हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस खत्म होने लगेगी, उसकी मेंटेनेंस रुक जाएगी, उसका मरम्मत का काम रुक जाएगा और इसकी जो रक्त वाहिनियां हैं वह टूटने लगती है। और जब रक्त वाहिनियां टूटती है तो एंडोमेट्रियम वॉल भी विखंडित होकर, टूटकर तरल रक्त के रूप में गर्भाशय की वैजाइना से बाहर निकलता है। ठीक है? और इसी को फिर से ये जो बाहर निकलता है तो फिर से ये मेंस्ट्रुएशन फेज या आर्तव चक्र, आर्तव प्रावस्था शुरू हो जाती है जो कि 3 से 5 दिनों तक चलता है।
और फिर फॉलिकुलर फेस आता है, फिर से फॉलिकुलर निर्माण होता है, फिर से कार्पस ल्यूटियम बनता है, फिर से उसका नष्ट होता है और फिर से एंडोमेट्रियम वॉल विखंडित होती है। इस प्रकार हर 28 से 29 दिनों के अंतराल में यह प्रक्रिया हर महीने दोहराई जाती है और इसलिए हम इसे एक साइकिल के रूप में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नाम देते हैं। इस पूरे एक मंथ के चक्र में आप देख रहे हैं कि एक बार ओव्यूलेशन होता है, एक बार ओवम बाहर निकलता है और ये चक्र एक ओवरी से एक मंथ में एक बार ओवम का निकलना होता है और ये पूरा चक्र एक महीने में इस प्रकार होता है। फिर अगले मंथ में फिर से यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो इस प्रकार जब आप थ्योरेटिकली आप आर्त चक्र की व्याख्या करते हैं तो आप इन 3 अवस्थाओं के द्वारा आप समझा सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल विखंडित होकर टूटती है, फॉलिकुलर फेज में पूरे फॉलिकल्स का निर्माण होता है, हार्मोन्स लेवल बता सकते हैं, ल्यूटियल फेज में कार्पस ल्यूटियम बनता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है और ये एंडोमेट्रियम वॉल के थिकनेस को बढ़ाता है। अब हम इन्हीं सारी चीजों को आरेखीय निरूपण के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम इसको इस पूरे आर्ता चक्र की प्रक्रिया को आरेखीय निरूपण से समझने की कोशिश करेंगे और ये आपको एनसीईआरटी बुक में बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से समझाया गया है। आप जरूर उस चित्र को फॉलो करिए और मैं उसी के द्वारा ही पूरी प्रक्रिया को समझाऊंगी और तीनों प्रावस्थाओं के द्वारा हम आरेख के द्वारा हम देखेंगे। ये आपका कर लीजिए, हम तीनों प्रावस्था का यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन का लेवल होता है उसको हम देखेंगे। हार्मोन लेवल, उसके बाद हम देखेंगे ओवरी। ओवरी में कौन कौन सी घटनाएं होती है। ओवरी में घटना के साथ साथ हम ये देखेंगे कि ओवरी में हार्मोन लेवल किस प्रकार का रहता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे यूट्रस या गर्भाशय में किस प्रकार का इवेंट होता है, किस प्रकार की घटना होती है। और इसको हम पूरा तीनों प्रावस्थाओं के साथ समझने की कोशिश करेंगे। पीयूष ग्रंथि का हार्मोन, ओवरी की घटना और ओवरी का हार्मोन लेवल और यूट्रस में क्या क्या घटना हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आपको 3 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। एक, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम वॉल में क्या हो रहा है, दूसरा ओवरी के अंदर में कौन कौन सी घटना हो रही है और तीसरा हार्मोन्स किस प्रकार से अपना काम कर रहे हैं। ये तीनों का आपस में कोरिलेशन करके हम इस पूरा प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम ओवरी की घटना में आते हैं। आपको पता है ओवरी की जो घटना होती है वो प्राइमरी जो फॉलिकल होता है, हम जानते हैं प्राइमरी से ये अंदर oocyte रहता है और प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से फिर टर्सरी फॉलिकल और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बनता है।
प्रकार एक मैच्योर फॉलिकल, परिपक्व फॉलिकल बनता है जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल के बाद में ये बाहर आता है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। ये सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना, इसके साथ में कुछ कोशिकाएं भी रहती हैं। और ये मान लीजिए आपका ये जो ग्राफियन फॉलिकल की कोशिकाएं हैं वो ओवरी में रह जाती हैं। ठीक है, इस ग्राफियन फॉलिकल से फट करके बाहर निकल गया oocyte, सेकेंडरी oocyte, और ये फॉलिकल रह जाता है। और ये फॉलिकल आगे जाकर के क्या बनाता है, कार्पस ल्यूटियम बना लेता है। ये कार्पस ल्यूटियम बना लेता है और ये कार्पस ल्यूटियम फिर बाद में नष्ट होने लगता है। इस प्रकार से बाद में नष्ट होने लगेगा। ओवरी में ये घटनाएं हम आर्तर चक्र से संबंधित पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए दिन पर। अगर हम इस आर्तर चक्र को 28 दिनों का माने तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट डे लिखती हूँ तो यहाँ पर 28 डेज होगा। और इसके अगर ये आर्तर चक्र 28 दिनों का है तो इसका जो मिड डे होगा, उस मिड डे यानी कौन सा दिन, 14 डेज पर, 14 डेज पर ये ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया ने अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का बाहर निकलना, ये मिड डे पर होता है। ठीक है, ये मिड डे पर होगा। तो ये आप ध्यान में रखिए, ये ग्राफियन फॉलिकल है। इस ग्राफियन फॉलिकल से oocyte बाहर निकला। अब हम हार्मोन लेवल की बात करते हैं। ओवरी में 2 हार्मोन्स स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है इस ग्राफियन फॉलिकल से। ध्यान दीजिए, दोनों हार्मोन्स में कंफ्यूज मत होइए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन स्रावित होगा इस फॉलिकल के द्वारा, प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होगा कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। क्लियर? अब हम इसको लेबल को शो करेंगे। एस्ट्रोजन फॉलिकल के द्वारा स्रावित हो रहा है तो यहाँ पर फॉलिकल कम है, और जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ेगा एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है और इधर हाई हो जाता है। फिर फॉलिकल निर्माण नहीं होता है, फिर उसका लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। और बाद में आगे जाकर के फिर से अगले मंथ में जब फॉलिकल निर्माण होगा तो फिर से इसका लेवल बढ़ जाएगा। ये कौन सा हार्मोन की बात कर रहे हैं हम, एस्ट्रोजन, जो कि स्रावित होता है फॉलिकल्स के द्वारा। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करना, और साथ साथ यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल की मरम्मत में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो कि फॉलिकल से स्रावित हो रहा है। इसका लेवल हम यहाँ पर हाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर हाई रहता है, फिर लो हो जाता है, और अगले चक्र में फिर से जब फॉलिकल का निर्माण होता है तो फिर से बढ़ने लगता है। अब हम सेकेंड हार्मोन्स लेवल प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम, ये क्या है, कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का स्रावित होता है। तो यहाँ पर हम इसका लेवल नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल लेवल पर रहेगा, और फिर जब कार्पस ल्यूटियम बनने लगता है तब इसका लेवल हाई हो जाता है, और जब नष्ट होता है तब इसका लेवल लो हो जाता है। तो ये किसका लेवल है, प्रोजेस्टेरॉन का। ये लेवल समझ में आया, एस्ट्रोजन हाई जहां फॉलिकल है, फिर लो होके अगले चक्र में हाई। प्रोजेस्टेरॉन लेवल नॉर्मल रहेगा, लो रहेगा, और कार्पस ल्यूटियम के समय क्योंकि वो स्रावित करता है यहाँ पर उसका लेवल हाई हो जाएगा, और जब ये नष्ट होने लगता है तो नष्ट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल स्रावित नहीं होगा, इसलिए इसका लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, लेवल कम हो जाता है। तो ये आपका ओवरी के अंदर ये घटनाएं हैं।
ओवरी के साथ साथ अब हमें मुख्य है यूट्रस या गर्भाशय के साथ, क्योंकि मुख्य रूप से गर्भाशय से ही फिर वो ब्लीडिंग होगा। यहाँ पर अब हम बात करते हैं 3 अवस्थाओं की। ठीक, 1 से अगर 5 डेज तक हम आर्तोप्रावस्था की बात करें। पहली प्रावस्था क्या थी? आर्तोप्रावस्था। आर्तोप्रावस्था में क्या होता है? ये यूट्रस की वॉल, हम एंडोमेट्रियम वॉल को शो करेंगे, यहाँ पर गर्भाशय की दीवार को हम शो करेंगे। तो ये जो गर्भाशय की दीवार है, जो जिसके अंदर में ब्लड वेसल्स थे, ये गर्भाशय की दीवार, इसके जो ब्लड वेसल्स रहते हैं ये टूटने लगते हैं और यहाँ से फिर टूटकर एक तरल रक्त के रूप में, ब्लीडिंग रक्त के रूप में वेजाइना से बाहर निकलता है। ये आर्तोप्रावस्था में यही चीज होती है। ठीक है, जो कि लगभग 3 से 5 डेज तक होता है। अब इसके बाद क्या होगा? जब फॉलिकल निर्माण इधर हो रहा है, फॉलिकल निर्माण होने के साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन भी बन रहा है और फिर से एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो फिर से इसका बनना चालू हो जाता है, मरम्मत होना चालू हो जाता है और ये धीरे धीरे अपने फिर से एक अच्छी स्थिति में आ जाती है एंडोमेट्रियम वॉल। इसमें आप ब्लड वेसल्स भी बनाएंगे, रक्तवाहिनियां भी रहती हैं जिसके टूटने से ही एंडोमेट्रियम वॉल टूटता है। तो ये जो सेकेंड फेज है वो क्या फेज था? फॉलिकुलर फेज, पुटक प्रावस्था। तो यहाँ पर फॉलिकल बन रहा है, फॉलिकल बनने के साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन भी बन रहा है और ये जो विखंडित हो चुकी रहती है एंडोमेट्रियम वॉल, जो टूट चुकी रहती है, जो ब्लीडिंग के रूप में ब्लड के रूप में निकल चुका होता है यूट्रस की वॉल, वो वॉल फिर से फॉर्मेशन होना शुरू होता है पुटक प्रावस्था में। फॉलिकुलर फेज में फिर से वॉल का मरम्मत होना चालू हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसे पुटक प्रावस्था के साथ साथ प्रोलिफेरेशन फेज भी कह सकते हैं। प्रोलिफेरेट हो रहा है, एंडोमेट्रियम वॉल प्रोलिफेरेट कर रहा है, उसकी मरम्मत हो रही है, वो बन रहा है। तो ये फॉलिकुलर फेज के साथ हम इसको प्रोलिफेरेशन फेज भी कहते हैं। ये जो एंडोमेट्रियम वॉल का बनना हो रहा है, इसके बाद 14 डेज पर क्या हुआ? ओव्यूलेशन हो गया, oocyte बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद हम देख रहे हैं ये फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम बनाया और कार्पस ल्यूटियम बनाने के साथ में किसका लेवल हाई है? प्रोजेस्टेरॉन का, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल हाई है और ये फिर से कार्य करता है एंडोमेट्रियम पर और ये पूरा एंडोमेट्रियम वॉल को मरम्मत का काम करता है, इसको थिकनेस को बढ़ाता है, एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस को बढ़ाता है। और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? ल्यूटियल फेज या स्रावी अवस्था भी कहते हैं हम इसे। एनसीईआरटी में इसका नाम स्रावी अवस्था दिया है, लेकिन इसे हम पीत प्रावस्था भी कहते हैं। पीत प्रावस्था, स्रावी प्रावस्था या ल्यूटियल प्रावस्था, तीनों एक ही है, जहां पर प्रोजेस्टेरॉन स्रावित हो रहा है, जहां पर एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस बढ़ रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर समझिए, कार्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन स्रावित किया, एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस बढ़ी, कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होने लग गया। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या था? एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस को बढ़ाना। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम वॉल के जो रक्तवाहिनियां हैं वो टूटने लगेंगी और फिर से विखंडित होकर तरल रक्त के रूप में यह निकलती है और फिर से यही अवस्था चालू हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 प्रावस्था इस चक्र के द्वारा फिर से दोहराई जाती है
हर महीने या 28 से 29 दिनों के अंतराल में। क्लियर? तो ये यूट्रस में एंडोमेट्रियम वॉल का विखंडन होना मेन यही है आर्थोप्रावस्था, जहां पर एंडोमेट्रियम वॉल ब्लड के रूप में निकल रहा है वाजाइना से। फिर धीरे धीरे वॉल बनता है, फिर और अच्छे से मरम्मत होती है, और जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है, तो फिर से ये विखंडित होना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या समझा? कार्पस ल्यूटियम का होना, प्रोजेस्टेरॉन का बनना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इस एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस को बढ़ाने के लिए, जो हम फर्टिलाइजेशन के समय में पढ़ेंगे। जब फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है जब शिशु अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो शिशु का डेवलपमेंट कहाँ पर होगा? यूट्रस में, गर्भाशय में। अब गर्भाशय में वो गर्भाशय की जो दीवार है वहीं पर धंसता है भ्रूण, है ना, उसको इस दीवार की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर ये दीवार फर्टिलाइजेशन के बाद होना बहुत जरूरी है, तभी शिशु का विकास आगे हो पाता है। और उस समय जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय ये कार्पस ल्यूटियम कुछ समय तक नष्ट नहीं होता। क्यों नष्ट नहीं होगा? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का स्रावित होना बहुत जरूरी है, और ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करके रखेगा ताकि शिशु उस पर अपना विकास कर सके। क्लियर? लेकिन हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आर्ता चक्र की बात कर रहे हैं। तो हम अभी ये मान रहे हैं कि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सामान्यतः oocyte बाहर निकलता है, और साथ साथ हार्मोन और यूट्रस में ये घटनाएं होती हैं, एंडोमेट्रियम वॉल विखंडित होता है और फिर से ये चक्र चलता है। इसका क्या होता है? ओवम का क्या होता है या oocyte का क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब ये ओवम जो निकला है, ये भी इसकी जो लाइफ होती है वो 24 से 48 आवर्स तक होती है। वैसे 24 आवर्स मेन है जो इसकी लाइफ होती है, जो निकला हुआ ओवम है उसकी लाइफ 24 आवर्स या 48 आवर्स तक हम मान सकते हैं रहती है, एक दिन या 2 दिन तक। उसके बाद यह धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगती है, उसकी एक्टिविटी वो कम क्रियाशील हो जाता है और धीरे धीरे नष्ट होकर के ये ओवम भी इस एंडोमेट्रियम वॉल के साथ में बाहर निकल आता है। तो ये पूरा हम आर्ता चक्र में। अब यहाँ पर हम देखते हैं LH और FSH के लेवल के बारे में भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें फॉलिकल निर्माण हो रहा है। फॉलिकल निर्माण के लिए को कौन नियंत्रित करता है, प्रेरित करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो यहाँ पर FSH जो होता है उसका जो लेवल होता है वो जब फॉलिकल बनता है तो थोड़ा आपको हाई बताना है और उसके बाद थोड़ा सा मेंटेन करते हुए जाना है, लो कर देना है, क्योंकि फॉलिकल निर्माण नहीं होगा और अगले चक्र में फिर से वो हाई हो जाता है। ये कौन सा है? FSH। फॉलिकल निर्माण के साथ साथ वो बढ़ता है। ग्रेफियन फॉलिकल के समय यहाँ पीक पर रहेगा और फिर नॉर्मल रहते रहते फिर अगले चक्र में वो फिर से अपना लेवल बढ़ा लेता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ये ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को करता है। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल जब ओव्यूलेशन रहता है तब एकदम पीक पर चला जाता है और पीक पे जाने के बाद में फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये कौन सा है? LH। जब क्योंकि LH अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया, ओवम को फॉलिकल से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ये प्रेरित कर रहा है, इसलिए इस समय इसका लेवल बहुत पीक पर रहता है, हाई पर रहता है। इसे हम LH सर्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से इन दोनों हार्मोन्स के स्रावन को आप समझा सकते हैं।
तो इस पूरे आरेखन के द्वारा आप आर्तव चक्र के तीनों प्रावस्थाओं को बता सकते हैं। क्लियर है? दोनों हार्मोन का लेवल आप ऊपर बताएंगे। ओवरी में घटना, ये तो क्लियर है आपका। प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन, अंडोत्सर्ग, कार्पस ल्यूटियम, फिर नष्ट होना। फॉलिकल से एस्ट्रोजन का बनना, यहाँ पर हाई रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम के पास हाई रहेगा क्योंकि इसी से बनता है। फिर एंडोमेट्रियम वॉल जो होता है, चूंकि कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो गया, है ना। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन है तो एंडोमेट्रियम वॉल विखंडित होकर के टूट रही है। फिर फॉलिकुलर फेज में फिर बनना शुरू होता है एंडोमेट्रियम वॉल कार्पस ल्यूटियम के बनते तक। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन बनता है तो ये फिर से मरम्मत हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है। और जब कार्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम वॉल फिर से विखंडित हो जाती है और फिर से ये आर्तव प्रावस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आर्तव चक्र एक स्त्री के जीवन में प्यूबर्टी से शुरू होती है 13 से 15 साल की उम्र तक और खत्म होता है 45 से 50 साल की उम्र तक। जब शुरू होता है तब हम उसे रजोदर्शन या मोनार्की कहते हैं और जब खत्म होता है तब हम उसे मोनोपॉज या रजोनिवृत्ति कहते हैं, खत्म होने की स्थिति में। ठीक है, तो ये पूरी घटना फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तब की बात है। तब हमें हर बार ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है क्योंकि कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होता, कुछ समय तक रहता है क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है और एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस को बनाए रखता है ताकि भ्रूण का विकास उस पर हो सके। तो इस प्रकार इस आर्तव चक्र की प्रक्रिया को हम इस आरेखन के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। और अब हम अगली क्लास में फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, रोपण, किस प्रकार से रोपण होता है और उसके बाद भ्रूण का विकास या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ओके।